साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। कैसा रहा आपका पेपर। मुझे लगता है कि आपके चेहरे पे बहुत ही तगड़ी हंसी है, खुशी है। चेहरे आपके खुशी के फूले समा नहीं रहे हैं। ये आप सभी के चेहरे जो एग्जाम हॉल से जब निकले, स्कूल से जब निकले, जब पेपर देकर निकले तो बच्चों के चेहरे हंसते खिलखिलाते मेरे को नजर आए। मुझे बहुत ही खुशी आई, बच्चों में बहुत ही खुश हो गया। आप सभी ने बहुत प्यार और दुलार के साथ वो मात्र 3 वीडियो देखे, मात्र 3 वीडियो, और आपने उस पेपर के अंदर देखे होंगे कितने सारे क्वेश्चंस की भरमार लग गई। वाह मेरे जवानों, वाह मेरे शेरों, आप लोगों की जो मेहनत है, आप लोगों ने जो कमाल किया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। आप सभी का परीक्षा परिणाम डेफिनेटली आपकी जो खुशी है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। आइए डिस्कस करते हैं क्या पेपर रहा और क्या उसके जो आंसर्स हैं जो आप सभी ने अटेम्प्ट किए हैं 2025 का ये शानदार जानदार फिजिक्स का पेपर। चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या इन क्वेश्चंस के आंसर होंगे। बहुत ही फुर्ती के साथ, फटाफट के साथ, जिससे आप इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी आप अच्छे से कर सको। चलो ज्यादा समय न लेते हुए बहुत ही कम समय में इसका हम क्विकली उसको हम डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चंस आपने किए हैं क्या वो सही तो किए हैं क्या। आपको उसको ऐड नहीं करना, टोटल नहीं करना दोस्तों। आपको बस जस्ट चेक करना है कि आपने खंड ए सेक्शन ए के अंदर पहला प्रश्न बताओ दोस्तों। अपना बूस्टर डोज का जो वीडियो था उसके अंदर पहला ही प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा है। पहला ही प्रश्न वहां पर भी था, हूबहू ऐसा का ऐसा था कि नहीं था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा था कि मैं निचोड़ करके लाया हूं आपके लिए, और डेफिनेटली आपको वही का वही आंसर मिला है। न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर दोस्तों। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम। आर दूरी पर रखे दो बिंदु आवेश Q1 Q2 दोनों के बीच की दूरी R। क्या किया, बल का मान है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कह रहा है दूरी को क्या कर दो, डबल कर दो, के Q1 Q2 बटे 2R का स्क्वायर। अब बल क्या होगा, F डैश अपॉन F करके देखो मेरे मित्रों, क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बटे 4R स्क्वायर, के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। R इसका बाकी सारा कट गया, 1/4 F/4 आंसर करेक्ट आंसर है। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे मित्रों, सभी सही करके आए हो ने। आपने जो कहा था, आपने जो चैलेंज लिया था उसको स्वीकार किया ना। संधारित्र में संचित ऊर्जा किसके रूप में होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होती है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिटस्टोन सेतु का क्या कहता है। एक सर्किट दे रखा है, आपसे पूछा है केवल एमीटर का पठन। अरे मित्रों, किरचॉफ का नियम आपने पढ़ा था, ये मैंने आपको नहीं बताया अभी, सॉरी। बूस्टर डोज में ये क्वेश्चन नहीं था, बाकी ये जो क्वेश्चन है लगातार सारे थे। इसमें किरचॉफ लॉ लगाना था, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो हमने ये शाखा ले लो। इसमें क्या हो जाएगा, I1, यहां से ये संतुलन की स्थिति है, दोनों जगह वोल्टेज बराबर हो जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, बराबर। तो यहां पर क्या हो गया, 10 इंटू I क्या हो जाएगा, 2/10, 1/5 मित्रों, 1/5 एम्पीयर। वैसे दो समीकरण बनानी थी, पर यहां पर इक्वल है, आपको देखने से पता चल रहा है वोल्टेज ड्रॉप दोनों तरफ बराबर होगा, 1/5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश QV। देखो हूबहू सेम टू सेम लैंग्वेज, कहीं कोई बदलाव नहीं। आप ऐसे तो नहीं कहोगे सर आपने प्रश्न बनाया था, अभी मैं नहीं कह सकता मैंने बनाया था। बहुत सारे एग्जामिनर उन्होंने पेपर बनाया हुआ, पेपर सेटर बहुत सारे लोग हैं। देखो क्वेश्चन क्या है मित्रों, एक विद्युत आवेश Q वेग V समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय बल रेखाओं की समांतर गति कर रहा है, तो चुंबकीय बल का मान क्या होगा, F = QVB। मित्रों समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, थीटा का मान कितना हो जाएगा, कोण का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि B और B दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल है तो बल क्या होता है, QVB sin थीटा। थीटा क्या कर दिया, 0, तो ये पूरा क्या हो गया, 0, यानी 0। इसका क्या होगा, आंसर होगा। हमने ऐसा का ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, सारे लैंग्वेज में कहीं कोई बदलाव नहीं है। देखो M चुंबकीय आघूर्ण वाले
चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो स्थितिज ऊर्जा माइनस mv cos थीटा। चलो जी, एक प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर है, वो क्या करता है आप सभी को मालूम है, 10th क्लास में यह पढ़ते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दिए गए परिपथ में आपको बताना है प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान क्या होगा। दोस्तों ये फॉर्मूला हम काम में लेते हैं, आइए आपको इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे निकलता है। इसका सॉल्यूशन निकलेगा √br का मान कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 64 प्लस br माइनस bc 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 36 प्लस 64 100 √100 का मान कितना होता है 10 वोल्टेज। आंसर 10 वोल्ट सही इसका। नेक्स्ट, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, हमने डायरेक्ट पढ़ा था, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। ऐसे मॉडल गुस्टलोज में 2 प्रश्न किए थे, मैंने आपको याद भी होगा तो मैंने आपको बताया भी था। क्लाइस्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन क्या काम में आता है, पैरामैग्नेटिक तरंगों को उत्पन्न करने के काम में आता है, उत्पादन करता है। दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, F1 F2 फोकस दूरी वाले 2 पतले लेंस हैं, एक दूसरे के संपर्क में है, तो संयोजन से जो प्रभावी फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, आप सभी को मालूम है, जो शक्ति है दोनों का ऐड हो जाता है, 1/f 1/f1 1/f2, लघुत्तम ले लो F1 F2 F1 प्लस F2 1/f, इसका f चाहिए तो उल्टा कर दो F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति होने की पुष्टि कौन करता है। ध्रुवण एक घटना होती है, उसके द्वारा हमने साफ कई बार मैंने इसके ऊपर डिस्कस भी किया था कि बेटा ध्रुवण द्वारा ही प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति की व्याख्या की जाती है। एक फोटोन की ऊर्जा दे रखी है और ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था, फोटोन की ऊर्जा 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन है, निरोधी विभव का मान। बेटा आपको ध्यान होगा आइंस्टाइन वाली बात मैंने आपको बताई थी, आइंस्टाइन ने कहा जितनी ऊर्जा आपतित होती है वो कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा eV0 के बराबर होता है। इस 5 को इधर ले आओ, ऊर्जा कितनी है 18 माइनस 8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, eV0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, V0 इक्वल टू E से E कट गया तो 10 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मित्रों हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा जितनी दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, वहां से इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, वैक्यूम लेवल निर्वात लेवल तक ले जाना, तो इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो दोस्तों, बोर के अभिधारणा के अनुसार कौन सी भौतिक राशि क्वांटीकृत होती है, कोणीय संवेग mvr nh/2π, कोणीय संवेग होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। नाभिक की बंधन ऊर्जा किसके बराबर होती है, नाभिक की बंधन ऊर्जा द्रव्यमान शक्ति मास डिफेक्ट के बराबर होती है। आप सभी मालूम हो n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, p प्रकार के में होल होते हैं। परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालकों की चालकता क्या होती है, नेज अर्धचालक परम शून्य ताप 0 केल्विन ताप पर कुचालक बन जाते हैं, और कुचालकों की चालकता नहीं होती है, कुचालक है वो, उनकी कुचालकता यानी कुचालक जो है उनकी चालकता शून्य होती है, चालकता तो शून्य होती है, प्रतिरोधकता अनंत होती है। बेटा ये चालकता तो शून्य और प्रतिरोधकता अनंत होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकी चालकता तो शून्य इसका आंसर आ जाएगा 0। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता क्या होती है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था E = 2kp cos θ/r³, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र और अपवाह वेग का अनुपात, अपवाह वेग का जो परिमाण है आपने पढ़ा था, गतिशीलता क्या होती है, गतिशीलता होती है μ = vd/E, हमने डायरेक्ट लिखा था ना फॉर्मूला, आपको ध्यान है, मैंने आपको कहा भी था कि इन दोनों का अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा। vd/E ये क्या है, गतिशीलता के बराबर होता है। प्रति एकांक बोल रहा है, ये अनुपात की बात कर रहा है। ठीक है, गतिशीलता मोबिलिटी। चलो मित्रों, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए इसके पार्श्व क्रम में, इसमें तो कोई समस्या छोड़ी नहीं आपके लिए, सब कुछ बता दिया।
यहाँ पर आपको मालूम है शंट जो प्रतिरोध है, शंट रेजिस्टेंस है, उसको हम क्या करते हैं पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। चलो मित्रों, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए देखो हमने डिस्कस किए थे ना ये सारे क्वेश्चन। बताओ आप कितने क्वेश्चन आ गए, कितने लिमिटेड क्वेश्चन डिस्कशन किए, मात्र 3 वीडियो, और उसमें इतने सारे अथाह भंडार बरसात लगी प्रश्नों की। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? अल्प होता है, धनात्मक होता है। प्रतिचुंबकीय के लिए ऋणात्मक होता है। यहाँ पर अल्प और धनात्मक, पॉजिटिव एंड स्मॉल वैल्यू। पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण किसके परिपथ के से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है समय के साथ, उसकी दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से कितना पीछे होती है? 90 डिग्री कोण पर पीछे होती है। जब सोडियम लैंप का प्रकाश पोलराइड शीट से पारित होता है तो इसकी तीव्रता आधी हो जाती है दोस्तों। जो अध्रुवित प्रकाश है, अनपोलराइज्ड लाइट है, उससे 50% रिड्यूस हो जाती है उसकी इंटेंसिटी, आधी, हाफ। लिनार्ड के जो प्रयोग है उसमें इलेक्ट्रोडों वाली निर्वाचित कांच की नली में उत्सर्जक पट्टिका पर क्या गिरता है? अल्ट्रावायलेट रेज गिरती है। पैरामैग्नेटिक किरणों को गिराकर उनको जो कैथोड रे का जब प्रयोग कर रहे थे लिनार्ड सर, तब उन्होंने कहा कि जो कैथोड रेज है विच आर एनालोगस टू अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें को उन्होंने माना था, पैरामैग्नेटिक तरंगे माना था। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा वो अल्ट्रावायलेट आएगा। न्यूट्रॉन की खोज बहुत ही छोटी क्लास में आपको बताया जाता है बेटा, जेम्स चैडविक ने की थी। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता का मान पूछ लिया। यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, परंतु ये नंबर है। विशेषकर आपको मैंने जैसे मैं बच्चों को क्लास में पढ़ाता हूँ तो उनको हमेशा कहता हूँ कि बेटा नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स आप पढ़ना चाहते हो तो नंबर का विशेषकर ध्यान रखो। कितना? 10⁻⁶ + 6 ओम इंटू मीटर। चलो बेटा, ये क्वेश्चन तो मेरे को उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने कर ही लिए होंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे परिभाषित करते हो? यदि कोई समान आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो ये सिस्टम, ये निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तथा उस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखा जाता है, और P = होता है आवेश का परिमाण तथा आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल के तुल्य। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या था कि 3 कैपेसिटर दे रखे, संधारित्र दे रखे, आपसे तुल्य धारिता पूछी है। बेटा आप सभी को मालूम है जो कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस है, संधारित्रों की धारिता है, समांतर क्रम में सीधी सीधी जुड़ जाती है। तो आप क्या कर सकते हो? 1 + 2। तो आप यहाँ पर लिख देना, जैसे इसको C1 बोल देना, इसको C2 बोल दिया होगा, इसको C3 बोल दिया होगा। तो C2 + C3 कितना? 1 + 2 3 पिकोफैरड। अब क्या किया आपने? जैसे इसको बोल दिया C2 डैश बोल दो, जैसे C डैश बोल दो, C डैश। अब यहाँ C1 और C डैश दोनों किस किस में होंगे? दोनों सीरीज में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। इसकी धारिता 6 है, इसकी धारिता 3 है। अब ये श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है? सीरीज में क्या हो जाता है? एक दूसरे का रिवर्स होता है, उल्टा हो जाता है। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? 6 एलसीएम ले लो, यहाँ पर 1 + 2, इसको रिवर्स कर दो, 6/3 यानी 2 पिकोफैरड। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए चित्र में गलत चुंबकीय बल रेखाएं कौन सी है? पहचानिए। बेटा आप सभी को मालूम है चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म क्या होते हैं? ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। These magnetic field lines never cross to each other. Very very important property है magnetic field lines की। ये गलत है, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। बंद वक्र बनाएंगी पर ये एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ठीक है बेटा, ये बीच वाला पोर्शन जो है ये गलत है, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलन हेतु रखी चुंबकीय आघूर्ण M वाली चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण, डेरिवेशन आपने कर लिया होगा, τ = mb sin θ m क्रॉस b। ये एक परिनालिका है और इस परिनालिका में, इससे परिनालिका से एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर लिया है और इसके
पास में एक मैग्नेट लेके आए हैं। ये परिनालिका तो नहीं बोल सकते बेटा, ये क्या है कि इसके अंदर करंट थोड़ी फ्लो हो रही है, तो ये एक सोर्स नहीं है, तो परिनालिका नहीं है, सॉरी सोलेनोइड नहीं है, ये एक जस्ट एक ट्यूब है, उसके ऊपर एक वायर का वाइंडिंग कर दी है। इसके पास में एक मैग्नेट लेके जा रहे हैं, इसका एस सीधा इधर है। लेंज ने क्या कहा था, यदि एस पास में जाता है तो इधर एक ऐसा टर्मिनल आ जाता है जो इसका अपोज करता है, यानी इधर भी क्या होगा, एस ही आना चाहिए। इधर एस होगा तभी तो रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इधर एस बनेगा। एस बनेगा तो आपको मालूम है एस की ज्योमेट्री कैसी होती है, ऐसे। एस ऐसे बनेगा, एस ऐसे बनेगा, एस ऐसे बनेगा, एस ऐसे बनेगा, तो डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायग्राम के अंदर आपको डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन बनानी थी, तो आपको ऐसे बनाना था। ये सारी विद्युत धारा की दिशा हो गई, ठीक है बेटा। ऐसे सबने कर लिया होगा, सिर्फ डायरेक्शन बना के आनी थी। सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, एकल झिरी से विवर्तन की जो फ्रिंजों की तीव्रता का वितरण आपने सभी ने किया होगा। वितरण का आरेख पूछा था आपको, ज्यादा इसके अंदर आपको सिर्फ आरेख बना के आना था। आरेख कैसे बनता, विवर्तन का आरेख। विवर्तन का आरेख बेटा एक ऐसे लाइन खींचते, पर्दा बनाते, फिर इसके अंदर एक मिड में एक ऐसी हायर इंटेंसिटी की, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे बना के आना था। ये तीव्रता का आरेख है, इधर तीव्रता है, इंटेंसिटी है, ठीक है। ये फ्रिंजे बनती जाती है। बोर मॉडल की एक सीमा लिखनी थी, एक लिमिट ऑफ बोर मॉडल। ये एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन जो एटम है उसी के स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन कर सकता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस। नाभिक के संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन से आप क्या समझते हो, न्यूक्लियर फ्यूजन ये सभी आप बहुत छोटी छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हो कि जो दो स्मॉल न्यूक्लियाई है, जो दो छोटे नाभिक है, वो जब एक दूसरे से बंधते हैं तो एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, मध्यवर्ती नाभिक का निर्माण करते हैं। इसे क्या कहते हैं, नाभिक के संलयन। इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो तारों से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पीएन सन्नी डायोड का वीआई अभिलाक्षणिक, कितना आसान पेपर आया बेटा। वीआई अभिलाक्षणिक आप सभी को मालूम है कि हम क्या करते हैं वीआई अभिलाक्षणिक में, कैरेक्टरिस्टिक जो है, कैरेक्टरिस्टिक का क्या बताता है अपने को, ऐसे इधर विद्युत धारा, इधर वोल्टेज, ये डायोड अगर बायस में और पश्चिम बायस में ऐसे, यहां भंजन हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। इस तरह का आपको कैरेक्टरिस्टिक बना के आना था बेटा। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम भी हम छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू अपवर्तनांक। खंड वह, इसमें भी आप सभी ने प्रश्न कर लिए होंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न कहता है कि आपको 4 सेंटीमीटर दूरी, आर का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, आपको विद्युत क्षेत्र दे रखा है 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कह रहा है कि रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या है, E = 2k λ/r। आपसे पूछा लैम्डा, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E × r/2k। E का मान रखोगे 4.5 × 10⁴, r का मान कितना है 4 × सेंटीमीटर में बदलो, मीटर में बदल लो, 10⁻², 2 × 9 × 10⁹। अब देखो बेटा 45 है, 9 कट जाएगा, 45 2 बार जाएगा, 2 2 4 कट जाएगा, ऊपर 10 की घात 4, 10 की घात 2, 10 की घात प्लस का 2 बचेगा, नीचे 9 बचेंगे। ये ऊपर चला जाएगा 10 की घात -7, क्या आया, कूलम पर मीटर। मैंने बेटा आपको कहा था यदि इसके मात्रक नहीं लिखोगे, डेढ़ नंबर में से आधा नंबर आपका कट जाएगा, तो आपने जरूर लिखा होगा, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं, ठीक है बेटा। एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वो वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है। अवतल दर्पण बनाओ, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर U, यहां पर प्रतिबिंब बनता है। फॉर्मूला दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f = 1/v + 1/u। f का मान कितना है बेटा, अवतल दर्पण के लिए f का मान, फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। फोकस दूरी कितनी दे रखी है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है, इसका आधा कर लो तो -10 बराबर v तो पूछा है, u कितना दे रखा है, वस्तु से कितनी दूरी रखी हुई है दर्पण से, -15, क्योंकि ये वस्तु इधर है तो -15 आ जाएगा। इसको आप इधर ले आओ तो 1/v =
1/15 माइनस 1/10 माइनस 1/10। इसका एलसीएम लेके आपने हल कर लिया होगा। 30 ले लिया, 2 माइनस 3 माइनस 1/30, v इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। मीन्स प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर ही बनेगा। ठीक है बेटा, प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर ही बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, अब प्रकृति बड़ा आपको विशेष ध्यान रखना, प्रकृति इधर नीचे की तरफ बनेगी, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, और वस्तु से बड़ा होगा छोटा होगा। आकार में यदि बात करें तो v अपॉन u करके देख लेना, आकार में बड़ा होगा क्योंकि वस्तु तो रखी है 15 सेंटीमीटर, डबल हो जाएगा, आकार क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव E इक्वल टू 2 k लैम्डा अपॉन r, ये आपने कैलकुलेशन कर दी होगी सारा का सारा। v इक्वल टू क्या होता है, kq अपॉन r। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। R1 तथा R2 त्रिज्या की दो वर्ताकार कुंडलियां हैं, समाक्षी है, दोनों के केंद्र एक ही जगह पर है, तो अन्योन्य प्रेरण आपसे निकालना था। जो m का मान है वो फॉर्मूला आपको इसके अंदर डिराइव करना था। विद्युत चुंबकीय तरंगों के दो अभिलक्षण, ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, एक तो आपके ऊपर एबेसिडर में दे रखा है, तथा इनमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होता है, निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करती हैं, बहुत सारे हैं, आपने पढ़ा है, डेफिनेटली आप करके आए होंगे। ये आपको देखा है, देखो ये क्वेश्चन मैंने पहला ही क्वेश्चन आपने बूस्टर डोज का यदि दूसरा एपिसोड देखा होगा, पहला ही क्वेश्चन मैंने यही कराया था। इसमें क्या कहा था कि कोई वेव मीडियम के अंदर चलती है तो उसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या होती है, निर्वात में जो तरंगदैर्घ्य है उसके बटे में अपवर्तनांक आ जाता है। बेटा निर्वात में कितना देखा है, यानी वायु में कितना देखा है, 5000 एंगस्ट्रॉम। अपवर्तनांक कितना है, 4/3, 3 ऊपर ले जाओ तो 3 × 5000/4, इसमें भाग दे लो, सॉल्यूशन आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। हाइगेन तरंग सिद्धांत का उपयोग करते हुए स्नेल का जो नियम है, एक तो वो निकालना है। स्नेल का नियम ये है बेसिकली कि आप ऐसे एक डायग्राम बनाओगे, हाइगेन ने ये बताया था। यहाँ रे डायग्राम यूज नहीं करना है, किरण प्रकाशी की नहीं चल रही है, ये तरंग प्रकाशी की चल रही है, तो यहाँ पर आपको तरंगाग्र लेना है, वेव फ्रंट लेना है। एक ऐसे लेके आओ, एक ऐसे लेके आओ, फिर आपने क्या किया होगा, यहाँ से मोड़ दिया होगा, यहाँ से मोड़ दिया होगा, फिर क्या करो, इससे यहाँ पर लंब डालो, इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस तरह से। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपने मीडियम में इसकी वेलोसिटी v हो जाती है तो टाउ टाइम है तो ये हो जाएगा v टाउ, यहाँ c टाउ, फिर इससे आपने फॉर्मूला निकाला होगा, एंगल लिए होंगे, ये सारे। ठीक है, यहाँ से आपको शो करना था कि जो जैसे नॉर्मल है ये आई बनाता है, और यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये अपना ये r बनेगा। ठीक है, और ये 90 - r हो जाएगा, तो साइन i अपॉन साइन r इक्वल टू अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल पुट करना था, इसको सिद्ध करना था। इस डायग्राम की सहायता से त्रिकोणमिति की हेल्प लेकर हमें इसको सिद्ध करना था। परमाणु के रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल के लिए हाइड्रोजन परमाणु में गतिशील स्थिर कक्षा की त्रिज्या एवं इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की आपको क्या करना था, डेरिवेशन निकालना था। ये भी डेरिवेशन आपने अपने कक्षा में पढ़ा होगा, डेफिनेटली आप अपने हिसाब से जरूर करके आए होंगे। नाभिकीय बल क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला नाभिकीय न्यूट्रॉनों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, फोर्स बिटवीन दी न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियनों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के बीच में ग्राफ डेफिनेटली कल हाँ मॉडल पेपर में हमने ये ग्राफ डिस्कस किया था, आपको ध्यान होगा ये ग्राफ था। मैंने आपको कहा था कि जो हाँ सॉरी मॉडल पेपर में जो होशियार बच्चे की कॉपी थी ना उसमें ये आया था, और उस टाइम मैंने बताया था कि इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। इस पे ज्यादा टाइम तो नहीं लिया था, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ये मैंने उस टाइम का आपको जिक्र किया था। ऊर्जा बैंड के आधार पर उचालक और अर्धचालक में क्या अंतर होता है, इसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। उचालक कौन होते हैं, जिनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, बताया था ना बेटा आपको मैंने। और कंडक्शन बैंड और चालन बैंड के बीच में यदि ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो तब उसे हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम 0.7, सिलिकॉन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हीटस्टोन सेतु का चित्र बनाना था, शून्य विक्षेप की स्थिति में संतुलन की स्थिति को आपको एक्सप्लेन करना था, डेफिनेटली आपने कर ही दिया होगा। सेल के लिए इसके अथवा में आपको क्वेश्चन मिला था, एक सेल लेना है और 2 सेल लेने हैं, और दोनों सेलों को
आपस में आपको कौन से श्रेणी क्रम में जोड़ना है। आसान वाला पूछा था, समांतर वाला नहीं पूछा था। श्रेणी वाला डेफिनेटली आपने कर ही दिया होगा। समांतर में थोड़ा सा आपको जोर आता। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए जो बाधा उत्पन्न होती है, विच इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, ये सारे कर लिए होंगे। एम्पियर का परिपथ नियम क्या होता है? एक अनंत लंबाई के चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये भी आपने डेरिवेशन कर लिया होगा। इनके सबके आपको बायो सावर्ट का नियम लिखना था और एक धारावाही पास लेना था, एक कुंडली लेनी थी और इससे किसी स्थिति पर, देखो बेटा ये इसकी बात करना चाह रहे हैं, ये इसकी बात करना चाह रहे हैं। ये कुंडली ले लो, इसकी त्रिज्या r ले लो, इसके केंद्र से x दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो यहाँ पर छोटे छोटे अल्पांश काट लो और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इधर, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इधर 90 डिग्री पे होगा वैसे। अब ये जो dB का मान है, ये dB का मान है इधर cos थीटा थीटा, तो dB cos थीटा। तो यहाँ से जो B का मान आया वो कितना आया? म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की घात 3/2। ये डेरिवेशन आपने सही किया तो इसके नंबर आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रायोगिक व्यवस्था लिखा। होल और लिनार्ड का प्रश्न ऊपर भी आया है। होल और लिनार्ड ने किस तरह से इसका प्रायोगिक व्यवस्था की थी और प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को नियत रखते हुए विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। कल डायग्राम बनाया था हमने, कल का जो एपिसोड था वो तीव्रता यानी निरोधी विभव की हम बात कर रहे थे, वही डायग्राम इसके अंदर बनेगा। ठीक है बेटे, आवृत्ति को तीव्रता निश्चित रखनी है और विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बेटा। ठीक है ना, अलग अलग आवृत्ति की बात करें तो, है ना। विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये निरोधी विभव वाली बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण आप सभी ने लिखी दी होगी और आपतित प्रकाश की आवर्ती निरोधी विभव के बीच में क्या संबंध होता है ये सब बता दिया होगा। ठीक है, क्या होती है संबंध? अरे बेटा, आइंस्टाइन ने जो बताया था ना, h म्यू इक्वल टू, कई बार लिख चुके अपने, कई बार, बहुत बार, h म्यू नॉट प्लस kmx। kmx की जगह क्या लिख दो? निरोधी विभव वाला ev नॉट। अभी क्या है ऊपर? वही काम आना है, उसी के बारे में ये बात कर। दो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच में संबंध, ये ग्राफ लास्ट में बढ़ता है ना, वो बना रहा था इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि ये लास्ट के 2 क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर निश्चित क्वेश्चन है। डेफिनेटली देखो, कोई अंतर नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम अनुमान पूछा है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सी धारिता वाले संधारित्र जोड़ देते हैं। इस परिपथ में संधारित्र की प्रतिघात धारा उर्वरता के मध्य कला ज्ञात करनी थी। परिपथ के लिए फेजर आरेख, मैंने कहा था ना, फेजर आरेख डेफिनेटली आएगा, छोड़ना ही नहीं है। 1 नंबर तो फेजर आरेख का है। ऊपर वाले जो भी आरएमएस वगैरह निकालोगे उसके आपके अलग अलग नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार यदि ये नहीं आता तो दूसरा एलसीआर परिपथ, एलसीआर आ गया, इसका फेजर आरेख आ गया। दूसरा बेटा वो नहीं आया तो मैंने कहा डेफिनेटली ये जरूर आएगा, विचलन कोण, प्रिज्म का विचलन कोण आपको सिद्ध करना था। देखो लास्ट में न्यूनतम विचलन कोण आपको सिद्ध करना था। और ऐसे ही यदि ये आप नहीं आता था तो आपने डेफिनेटली ये कर दिया होगा। लेंस की क्षमता वाला तो बहुत ही आसान सा था, इसको भी आपने कर लिया होगा। तो इसलिए मेरे को उम्मीद है मेरे वैज्ञानिकों, आपको फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आप खुश होकर अब अगले पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। बहुत आपको शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। आपकी जो झोली है अंकों से भर जाए, यही मैं आपसे कामना करता हूं।